अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुजस्ता मेहताब और मेरे साथ हैं मुदब्बिर ज़ैदी और इमेजिंग एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की इस नई वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इमेजिंग एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को जो है वो उस पे ट्रस्ट किया और अपने क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनका भरपूर तरीके से आपको जवाब प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल और आपका आप लोगों के जिस तरह आप लोगों के सवालात होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके जवाब जो है किसी एक्सपर्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूछते हैं किसी कंट्री के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको उसका आपके मैसेज में रिप्लाई दें। आज की जो एपिसोड है उसमें हम कोशिश करेंगे जो कि जर्नल हमें सवालात किए जाते हैं और मुसलसल क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको एक जर्नल जो है उसका एक आंसर दे दें, ताकि वो जो नए रेडियोग्राफर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी गाइडेंस का सबब बन सके। ठीक है, तो मैं पहला सवाल शुरू करती हूँ। मुदब्बिर, पहला सवाल जो है वो किसी बहुत ही कंसर्न्ड भाई ने अपने भाई के लिए पूछा है। ही इज़ आस्किंग, माय ब्रदर इज़ डूइंग बीएस इन रेडियोलॉजी एंड आई एम वरीड हाउ इज़ द रेडियोलॉजी फील्ड? विल ही बी एबल टू लुक आफ्टर हिज फैमिली बीइंग अ रेडियोग्राफर? तो वी नीड योर बिल्कुल, एडवाइस ऑन दैट। बिल्कुल। रेडियोलॉजी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है, एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है। किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं और एक्सपर्ट की तरफ जाते हैं, अपने एक लेवल को अपने बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली उस फ़ील्ड के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और जब जब किसी भी फ़ील्ड के आप एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें आपके जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। रेडियोलॉजी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है, बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंड हो रही है फ़ील्ड इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, नए सॉफ्टवेयर और नई मोडालिटीज़ का इज़ाफ़ा हो रहा है और जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर इस शोबे में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी हर हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर्स की जो है वो वैकेंसीज़ जो है वो आती रहती हैं तकरीबन और हर हॉस्पिटल को रेडियोग्राफर की ज़रूरत होती है। प्लस अगर आप पाकिस्तान से बाहर देखें तो हर कंट्री के अंदर अगर उनकी शॉर्ट लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन की लिस्ट देखें, तो उसमें रेडियोग्राफर्स का नाम शामिल होता है। तो रेडियोलॉजी एक ऐसी फ़ील्ड है कि उसमें अगर आप अच्छी तालीम हासिल करते हैं, उसको समझते हैं और अच्छे से उसका प्रैक्टिकल अंजाम देते हैं, सो आपका स्कोप बहुत वाज़ेह और बहुत बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की लुक आफ्टर के अलावा भी आप अगर ये भी सोचें कि अगर आपने सोसाइटी को सर्व करना है तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास इस तरह के पढ़े लिखे लोग हों जो कि पेरिफेरल जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्शन की और रेडिएशन की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है और इसमें पैकेजेज़ वग़ैरह भी जो है ओवरऑल पाकिस्तान से बाहर ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी फैमिली के साथ वो सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, आई हैव क्लियर्ड माय बीएस इन रेडियोलॉजी एंड आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय फ्यूचर एंड करियर, प्लीज गाइड मी। इसमें तो आप भी ऐड कर सकती हैं चीज़ें। थियोलॉजी के अंदर अगर आपने बीएस किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने उसको क्लियर कर लिया है। रेडियोलॉजी के अंदर बीएस करने के बाद आपके पास पाकिस्तान से बाहर बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी मोडालिटी से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी उस मोडालिटी में काम करते हैं, आप अपनी मोडालिटीज़ को स्विच भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्स-रेज़ में जॉब करते हैं, फिर सीटी में भी जा सकते हैं, फिर अपनी मोडालिटी को स्विच करके एमआरआई भी कर सकते हैं। फ़ील्ड के हवाले से मैं इस फ़ील्ड के अंदर 10 साल से हूँ और मैंने अभी तक सीख रहा हूँ। मैं इस फ़ील्ड में ये नहीं कहता कि मैं इसका एक्सपर्ट बन गया हूँ और रोज़ाना कुछ न कुछ नया करने को, नया सीखने को मिलता है। सो अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से और इस फ़ील्ड के अंदर जो आपके मौक़े हैं, रिसर्च के अंदर अ, आपके डिफरेंट मोडालिटीज़ के अंदर आप जिस तरह पेशेंस से आप उसको डील कर रहे हैं, नए-नए केसेज़ को आप नए-नए प्रोटोकॉल को आप जो है वो अंजाम देते हैं। सो इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है, अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे एक चीज ऐड करनी है यहाँ पे कि फ्यूचर को लेके आप जब भी सोचेंगे आप हमेशा एंग्शियस ही होंगे। इस वक्त आप जहाँ पे मौजूद हैं वहां पर आपका आपका इनपुट, आपका फोकस और आपका डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। चाहे आप इंटर्नशिप लेवल पर हैं, चाहे आप अपने टेक 1 के लेवल पर हैं, पाकिस्तान में नॉर्मली दैट्स टेक 1 एंड टेक 2, या आप जो है वो 4 साल अपनी फील्ड में गुजार चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जहाँ पर भी जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं बस उसको करते चले जाएं।
आपके फ्यूचर के और आपके करियर के रास्ते खुद ब खुद जो है बढ़ते चले जाएँगे। और जैसे मुदब्बिर ने बताया है, आप एप्लीकेशन वाली साइड पे जा सकते हैं, आप रिसर्च वाली साइड पे जा सकते हैं, और ये फ़ील्ड कंटीन्यूअसली जो है इसमें ये इतनी वर्सेटाइल है कि आज आप इंटेरोग्राफी एक तरीके से कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि 6 महीने में उसकी कोई और नई टेक्नीक आ जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेज़ेंट में जो है, जो भी काम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, और हालात खुद ब खुद जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सम अप यूँ कर देता हूँ कि आपके परेशान होने का वक़्त आपकी ग्रेजुएशन का पहला साल था। अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ज़्यादा फ़ोकस हो जाइए अपनी फ़ील्ड पे और इस फ़ील्ड में जो है जितना आप बेहतर काम अंजाम दे सकते हैं और जिस मॉडलिटी पे आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, उसको अपनी चॉइस बना कर के उसकी तरफ मेहनत कीजिए। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक बड़ा कांसेप्ट है कि किसी एक मोडालिटी को जो है बड़ा-सा हकीर सा समझा नहीं, जाता है, ऐसा नहीं है। या कहीं से शुरू किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक्स-रे में हैं, आप ऑपरेशन थिएटर्स में हैं, आप फ्लोरोस्कोपी में काम कर रहे हैं, आपकी सीटी स्कैन में ड्यूटी लग गई है, लेकिन आपको एमआरआई पसंद है, अगर आपकी एमआर में ड्यूटी लग गई है और आपको जो है वो थिएटर के टेबल पसंद है, जहाँ पर आप अपनी रोटेशंस अपनी मशीन को अपने तरीके से चला रहे हैं। So whatever you are doing, you have to love it, or your future and your career will be you oriented according to that. बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, तीसरा सवाल हमारा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। What is salary package in Pakistan? What grade do we get if we work in government hospitals in Pakistan? सैलरी पैकेजेस जो हैं वो वैरी करते हैं पाकिस्तान में ऑब्वियसली पाकिस्तान में गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक तरह से उस ज़्यादा होते हैं, उस पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होते हैं, तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल का एक स्केल होता है और मौजूदा सैलरीज़ के हवाले से जैसा अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। बट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगह पे जो एक ग्रेजुएट रेडियोग्राफर होता है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो एटलीस्ट 20,000 से स्टार्ट होती है और More डिपेंड than 20,000, because I remember when we started and हुँ, हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो हमें एक जंप मिला था डायरेक्ट 14,000 से जो है वो हम आ गए थे 22,000 रुपए पे। तो बिल्कुल। यही है कि आपके इंस्टीट्यूट पे भी बड़ा डिपेंड करता है ये, और दूसरी बात ये कि आपकी जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जहाँ से आपने डिग्री वो की हुई है, उस पे भी बड़ा जो है वो इसका और अ, आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहती है ऑब्वियसली। जितना जी आपका बिल्कुल। एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। जहाँ तक गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट्स के ग्रेड जो हैं वो ऑब्वियसली कहीं पे डिफाइन है, किसी सूबे में, प्रोविंस में डिफाइन नहीं है। सो उस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा ईद के क्योंकि चाँद की तरह है हमारे बिल ग्रेड्स जो तो जब तक ये कोई ग्रेड किसी जगह पे फाइनल नहीं हो जाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। बट ये है कि कहीं पे शायद 16 ग्रेड और कहीं पे 17 ग्रेड के हवाले से हमने सुना था कि इस तरह गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, रेडियोग्राफर्स की। बिल्कुल। और डिपेंड करता है, क्योंकि मैं किसी हॉस्पिटल को कोट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो नॉर्मली उनको टैलेंट और स्किल्स और प्रॉपर ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, तो उनकी जो है वो सैलरी पैकेज जो है वो अच्छा होता है। दे प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, और उनको ज़ाहिर है एक बजट अलॉटेड होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती हैं, काम का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, ड्यूटी आवर्स मुख्तलिफ होते हैं, तो फिर वो पेमेंट जो है वो वेरी कर रही है। पाकिस्तान में कोई डेली वेजेज़ वाला जो फिक्स्ड वेजेस वाला जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो इस पे कोई एक मुत्तफ़िक़ा राय कहीं भी आपको नहीं मिलेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंध की बात करें, तो पूरे सिंध में जो है एक ही वो है, या पंजाब में या सरहद में। तो वैरी करती है हर जहाँ जगह, आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हमारा अगला सवाल जो है वो है, व्हाट व्हिच मोडालिटी इज़ हैज़ द बेस्ट स्कोप? अ, डिपेंड करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसा खुजस्सा ने पहले कहा कि सारी मोडालिटीज़ इम्पोर्टेंट हैं। तरह एक्स-रे है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी रेडियोग्राफर्स की मतलब जनरल रेडियोग्राफर्स की ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान से बाहर हर जगह है और हमेशा से आई है और हमेशा रहेगी। इसी तरीके से एमआरआई, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी और जो डिफरेंट हमारी मोडालिटीज़ हैं सब में रेडियोग्राफर्स की ज़रूरत होती है और रहती है। जहाँ तक एडवांसमेंट का ताल्लुक है, इवन के इंटरवेंशनल के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर, एक्स-रेज़ के अंदर, अगर आप देखें पहले डीआर, सीआर
फिर उसके बाद डीआर, और डीआर के अंदर भी अब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, खास तौर से कोविड के दौरान, कि जिसमें एडवांसमेंट मुस्तकिल चलती जा रही है। बेस्ट के ऊपर आप ये देखेंगे कि किस मोडालिटीज़ के ऊपर फ्यूचर शायद ज़्यादा डिपेंड करे, या अगर आप उसको देखते हैं कि किसमें आपके एजुकेशन के या रिसर्च के मौक़े ज़्यादा हैं, तो उस बुनियाद पे आप मोडालिटीज़ को ठीक है प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। एमआरआई के हवाले से मुझे पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद एमआरआई बेस्ट फ़ील्ड है, और फॉर एग्ज़ाम्पल सीटी स्कैन जो है उसको एमआरआई से लीस्ट जो है वो दर्जा उसको हासिल है। हुँ, लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि पैट सीटी स्कैन जो है उनकी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें सीटी रेडियोग्राफर का भी रोल होता है और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का भी रोल होता है। सीटी स्कैन के अंदर कार्डियक सीटी जो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, रेडियोग्राफर्स होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है, उनकी बहुत डिमांड होती है। और कार्डियक के अंदर भी आज से तकरीबन 10 साल पहले कार्डियक सीटी स्कैन के अंदर भी डिफरेंट चेंजेज़ आई हैं, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट समझिए कि टेक्नीक्स जो है वो कार्डियक सीटी में अब यूज़ की जाती हैं। एमआरआई को ये एज ज़रूर हासिल है कि एमआरआई के अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा है। एमआरआई के अंदर क्योंकि उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक मार्जिन मिलता है कि आप एडिशनल को आप कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्कैन कर रहे हैं, उस स्कैन के अंदर आप समझते हैं कि ये पल्स सीक्वेंस इज़ाफ़ी होने से कुछ फ़ायदा या नहीं होगा, जिस बुनियाद पे रिसर्च जो है वो आगे जो है वो एक तरह से जनरेट होती हैं। सो एमआरआई के अंदर पैट एमआरआई फ्यूचर में शायद वो कॉमन हो जाए, जो कि यूके में ऑलरेडी है, और उसके साथ-साथ रेडिएशन थेरेपी के अंदर एमआरआई का जो है वो काफ़ी हद तक रोल आ चुका है। सो एजुकेशन वाइज़, रिसर्च वाइज़ शायद एमआरआई को कहीं एज हासिल हो, लेकिन अगर आप एज़ अ सीटी रेडियोग्राफर कहीं जॉब करते हैं, तो आप अगर अपनी फ़ील्ड में ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपके पास मौक़े मौजूद होंगे। मैं तो इसमें जस्ट ये आप भी कुछ ऐड ऐड करना करना चाहती हैं? चाहूँगी। हुँ, हुँ। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि वुमेन इमेजिंग जो है ना उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे मुल्कों में लीडिंग कॉज़ बन रहा है। तो मैमोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ख़वातीन स्पेशली, अगर ये किसी कोई हमारी फीमेल जो है वो सुन रही हैं कलीग, तो ये देखें कि अगर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से सोच रही हैं और अगर आप पाकिस्तान में ही रुकना चाह रही हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो बहुत अच्छी आपके लिए मोडालिटी वो हो सकती है, क्योंकि आप क्लिनिक्स कर सकती हैं, फिर आप अपना फैमिली लाइफ टाइम को जो है वो बैलेंस कर सकती हैं। तो इसके अलावा मैमोग्राफी है, उस वो ये इतनी आई हैव सीन पीपल लाइक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अलावा जो छोटे-छोटे अब एरियाज़ क्लिनिक्स जो खुल रहे हैं, उसमें उनको टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप काम कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए बड़ी करामत चीज़ है। उसी ब्रेस्ट इमेजिंग में अगर आप इसको थोड़ा-सा और एडवांस कर दें, तो एमआरआई ब्रेस्ट जो है वो हो रहे हैं। उसमें आप अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी चॉइसेस क्या हैं और आप अपनी आप मत कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर को कैसे लेके चलना है। तो कोई भी मोडालिटी बेस्ट नहीं कहा जा सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप डिसाइड करें कि आपके लिए और आपकी सिचुएशन के लिए वो अ, कहाँ लाई करती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह अल्ट्रासोनोग्राफ़ी की बात की आपने, इस तरह रिपोर्टिंग रेडियोग्राफ़र्स की भी बहुत जो है डिमांड है। यहाँ पे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं यूके के अंदर ख़ास तौर पे, और उसके अलावा यूके के अलावा भी पाकिस्तान से बाहर ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें एज़ अ जनरल रेडियोग्राफ़र आप अगर वो मास्टर्स या वो कोर्सेज़ कर लें, तो आप एज़ अ रिपोर्टिंग रेडियोग्राफ़र्स काम कर सकते हैं। चाहे वो आपकी रिपोर्टिंग एमएसके में हो, चाहे वो आपकी रिपोर्टिंग पार्टिकुलरली चेस्ट एक्स-रे के लिए हो, या आप एज़ अ जर्नली जो है वो रेडियोग्राफ को रिपोर्ट कर सकें। सो इवन विद द रेडियोग्राफी लाइक जनरल रेडियोग्राफी, आप अगर रिपोर्टिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं इन द फ्यूचर। बिल्कुल। उसके बाद हमारा एक आखिरी सवाल जो हमारे पास है वो है, हाउ कैन वी अप्लाई इन फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप? What is the criteria for applying there? इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। इसका पहला पार्ट जो मैंने बयान कर दिया वो यही है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल फिर मैं इसके बाद आपसे पूछती हूँ।
किसी भी कंट्री को अप्लाई करने से पहले वहाँ की एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है। उस उनकी जो वेबसाइट होती है या उनके जो आप समझिए कि उनका जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं, तो आप वहाँ पे लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएँ, आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाए, तो वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। सो अगर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेशन हासिल है, जो कि उनकी रिक्वायर्ड लेवल तक है, तो और उसके अलावा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आवर्स हैं और जो एक्सपीरियंस है, उनके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, तो आप उस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब वहाँ पे आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाएँ, तो फिर आप वहाँ पे जॉब को तलाश कर सकते हैं और एज़ सून एज़ आपका कोई इंटरव्यू क्लियर होता है, सो आप जो है वो ईज़िली आपके लिए बेस बन जाती है कि आप उस कंट्री के अंदर आके काम भी कर सकें। दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर और यूके की मैं बात करूँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है और इनका भी जो क्राइटेरिया वो होता है, वो यही होता है कि आपने जो है वो इनके सर्टिफ़िकेशन करनी होती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे भी डिपेंड करता है। उसकी बेस पे जो है वो आप यहाँ की रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी कंट्री में टेस्ट होता है, किसी कंट्री में टेस्ट नहीं होता, किसी कंट्री में इंटरव्यू होता है और किसी कंट्री में सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन होती है। और बहुत स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें तो हर कंट्री की फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड किंगडम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च करें, फिर उसके क्राइटेरियाज वेबसाइट पे आपको प्रॉपर्ली मिलेंगे। इस तरह आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी अपनी एक रजिस्ट्रेशन बॉडी है जो आपने बात बताई है, उसी हिसाब से अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो उनकी अपनी एक CMRT के नाम से बॉडी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक जो है वो और हर मुल्क का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, लेकिन बेसिक चीज़ वही आ जाती है लैंग्वेज की और आपकी इक्विवेलेंसी जो है आप अपनी एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं उनकी वो देख लें कि वो है इक्विवेलेंट या नहीं है और उसके बाद स्पेसिफाइड हो के आप देखें कि आप कौन से मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं, उस एग्ज़ैक्टली। हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो कि बहुत स्पेसिफिक होके पूछा गया है, इज ARRT सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट फॉर अप्लाइंग? ARRT सर्टिफ़िकेट इम्पोर्टेंट उस सूरत में है कि अगर आप अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं, यूएसए में। हर कंट्री की अलग-अलग जैसे कहा एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है। सो ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक जगह की कंट्री की रजिस्ट्रेशन बॉडी है, तो मैं दूसरे कंट्री के अंदर अनलेस कि वो अप्रूव किया हो उस कंट्री ने, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे फिर भी रजिस्ट्रेशन अपनी करानी होगी। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ़ ARRT आप पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़ अ रेडियोग्राफर। व हो सकता है कि पॉसिबली कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ARRT वालों को एक्सेप्ट करते हों और जिसमें सिर्फ़ आपको एक रजिस्ट्रेशन करानी होगी फॉर्मल सी, बट स्टिल उस कंट्री की आपके आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगी कि दुबई अलाइड हेल्थ जो सर्टिफिकेट है, DHA का जो सर्टिफिकेट है, उनकी जो लिस्ट है जिसमें वो उन कंट्रीज को उन्होंने डाला हुआ है कि वो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ के सर्टिफिकेट को। फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड किंगडम का सर्टिफिकेट है और जो है वो ARRT का जो सर्टिफिकेट है, अगर वो आपके पास मौजूद है तो आपको DHA देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ARRT है तो आप उसको जाके ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं या आप उसको जाके कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये इट्स सूरत रिलेटेड में टू द प्रीवियस क्वेश्चन के आपको हर मुल्क का जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं आपको वहाँ की लाइसेंसिंग बॉडी से रजिस्टर होना ज़रूरी है आपका। और ऐसा ही है क्योंकि दुबई में भी जो है अगर आपके पास जो है एससीपीसी है या आपके पास ARRT है, उसके बावजूद आपने DHA के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, गो कि उनका प्रोसीजर शॉर्ट हो जाता है। आपको शायद कोई टेस्ट देना ना पड़े या कोई इंटरव्यू वगैरह ना हो, बट स्टिल आपको जो उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन कन्वर्जन भरनी होती है। कन्वर्जन के लिए। बिल्कुल, और उनको आपको वहाँ पे एक DHA का आपको एक लाइसेंस नंबर वगैरह सब चीज़ें देंगे। उसके बाद आप हम्म, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन तमाम हुए। इसमें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि रेडियोलॉजी के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो ये बेस्ट टाइम होता है कि अपनी फ़ील्ड को आप रिसर्च कर रहे हैं कि जो आप अगले 3 साल मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं, उस फ़ील्ड के अंदर आप कहाँ तक जा सकते हैं या कहाँ तक जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करें, एजुकेशन पे फ़ोकस करने के बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस पे फ़ोकस करें। जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ जाते हैं, तो फिर आपने जो सब चीज़ें पढ़ी होती हैं, आपको कोशिश करनी होती है उसको अप्लाई करें। मैं यहाँ पे एक एक बात कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाती और ना आपको वहाँ पे अपनी एजुकेशन को ख़त्म करना चाहिए।
कोशिश करें कि जैसे ही आपको टाइम मिलता रहे अपनी जो एजुकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है, उसको आप कंटिन्यू रखें या किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ ही सही लेकिन अपनी फ़ील्ड के अंदर आगे बढ़ते रहें। ये चीज़ें आपको शायद उस वक़्त काम ना आएँ, बट इन द फ्यूचर आपके लिए भी बेहतर होगा और नॉलेज जो हासिल कर रहे हैं या कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी कभी भी बेकार नहीं होती है। वो हुँ, आपकी और इन्वेस्टमेंट मुझे आपके ऐसा लिए लगता ज़्यादा है होगी। कि बड़ा बिलिटल किया जाता है और बहुत आप वही जो चीज़ है कि आप सोच रहे होते हैं अपने फ्यूचर और करियर को लेके डिप्रेस हो रहे होते हैं, तो खुद को बिलिटल बिल्कुल ना करें। ये फ़ील्ड जो है वो बड़ी अच्छी फ़ील्ड है और इसमें ना सिर्फ़ आप अपने अपने हिसाब से तो आप सोच ही रहे हो, आपको सोचना भी होता है, लेकिन आप बड़ा इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। आपकी आपकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ के ऊपर किसी की ज़िंदगी, उसकी उनकी ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है, जो काम कर कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको पूरे उसके साथ अ अम, मेहनत के साथ करें उसको। बिल्कुल। एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अपना जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी, वो समझिए कि एक तरह से एक्स-रे से स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद मैं सीटी स्कैन में मैंने जॉब करी है। सीटी स्कैन में तकरीबन मैंने 3-4 साल किए हैं। फिर उसके बाद मैं एमआरआई के अंदर जॉब की है। एमआरआई के अंदर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और कार्डियक तक सब चीज़ें जो हैं वो अभी तक लर्निंग है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी फ़ील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन 10 साल से 12 साल से ज़्यादा का अरसा शायद मुझे हो गया रेडियोग्राफ़र बने हुए। लेकिन अभी तक मेरी कंटीन्यूअस एजुकेशन जो है वो और लर्निंग जो है वो चलती चली जा रही है। सो इस फ़ील्ड के अंदर यही है कि आप जितना गहराई में जाते जाएँगे, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नज़र आएँगी और आपको मज़ीद लगेगा कि अभी आप और जो है वो आपको ज़रूरत है पढ़ने बिल्कुल, आप एन्जॉय करेंगे इसको। की, बेसिकली। सो हम अपने इस सेशन को हम यहीं पे आज फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ज़रूर जो है हम एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हुजिस्ता का कि आपने टाइम दिया और मेरे साथ बैठ के हमने डिस्कस किया, लोगों को आंसर दिए। ताकि जो है ऑब्वियसली जो जूनियर्स हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो कंसर्न है हम कोशिश कर सकते हैं कि उनकी कुछ हेल्प की जा सके। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, किसी की क्वेरीज़ हैं, वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इमेजिंग एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में मुदब्बिर और हैदर और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं, आप अपनी फ़ील्ड को लेके परेशान हो रहे हैं, तो यकीनन इधर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।